हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मनी स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2015 में पूछा गया पैरामेडिकल बिहार पैरामेडिकल का क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री करेंगे, हम बायोलॉजी कर चुके हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और सामान्य ज्ञान ये भी कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए केमिस्ट्री शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्थापित होती है। कब स्थापित होती है साम्य अवस्था? तो वो होती है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, बोल रहा है ना कि जब अभिक्रिया एवं प्रतिपक अभिक्रिया का वेग बराबर हो तब समान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लकड़ी होता है। अब लकड़ी क्या होता है? तो लकड़ी से आपको पता है कि मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि आपको कोयला कोयला है, क्या है? कोयला। तो कोयला बनता है कब? जब लकड़ी, जैसे कि मान लीजिए कि आया भूकंप, तो सारे चीज धरती में दब जाते हैं, लकड़ी, पेड़ पौधा, आदमी, जानवर सभी। तो जो हार्ड चीज होता है जैसे कि लकड़ी है वो उड़ जाता है और करोड़ों वर्षों बाद तक धरती के नीचे दबे रहता है, तो कोयला बनता है। जो सॉफ्ट चीज है जैसे कि मनुष्य हुआ या कोई जानवर हुआ वो सब गलता है, तो वो सब पेट्रोलियम ये सब बनता है पेट्रोलियम में। तो कोयला में क्या होता है? कार्बन होता है ना। तो वही ना पेड़ का सर्कल बना है तो कार्बन है, तो कार्बन होगा नहीं, लकड़ी में कार्बन होता है। तो यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, क्योंकि पेड़ पौधा में वो जल भी अवशोषित करता है ना। तो जल अवशोषित करता है तो उड़ने के बाद उसमें हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहता है लकड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बायोगैस का उष्मीय मान 35 किलो जूल पर ग्राम है। तो 0.5 किलोग्राम बायोगैस जलिए पर कितना उत्पन्न होगा? अब कितना गैस उत्पन्न होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि जो बायोगैस है 35 किलोग्राम का है। ठीक है, तो पूछ रहा है, जो ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है ना आपका, जब कोई उष्मीय मान क्या है, उष्मीय मान कितना है? उष्मीय मान आपका, उष्मीय मान 35 किलोग्राम, क्या 35 केजी और 35 किलो जूल, क्या 35 केजी जूल पर ग्राम। ठीक है, तो आपको बताने हैं तो 1 ग्राम को कितना होगा? 1 ग्राम को तो इतना ही होगा। तो किलो में है तो आप ग्राम में इसको चेंज करिएगा तो जाएगा उधर। मतलब 1 ग्राम बायोगैस उत्पन्न उष्मा, 1 ग्राम बायोगैस का उष्मीय मान कितना हुआ? 35 केजी जूल, क्या 35 किलो जूल 1 ग्राम में, तो 0.5। अब ये 0.5 आपको किस रूप में दिया है ये आपको सवाल में देखिए। तो 0.5 जो है वो केजी में है कि उसको ग्राम में हमें लेकर जाना होगा। तो ग्राम में ले जाने के लिए देखिए, किलो में है तो इसे ग्राम में ले जाइएगा। ग्राम में ले जाने के लिए क्या करिएगा, यह केजी में है तो ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा। तो 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इतना ग्राम बायोगैस में उष्मीय मान क्या होगा? ये उधर जाकर उसको भागा में करेगा, सॉरी भागा बोल रहा हूँ। 1 ग्राम में इतना, तो इतना ग्राम होगा ना, इतना 0.5 गुने 10 की पावर 3। अब इसको हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब बट्टा ये ग्राम जो है ये तो बट्टा 1 में चल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काटिए, ये हटेगा तो 10 आएगा नीचे, तो इसमें कहीं को काटेगा तो 100 बच गया। अब इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 से पहले करिए 50, 25 हाथ में 2 और 5 दिन 15 2 17 गुने 100 होगा, मतलब 13,500 किलो जूल। अब इसको आपको तोड़ना होगा एक ऑर्डर के रूप में, तो तोड़िए। अगर यहीं पर इसको तोड़ना चाहते हैं, 17.5 करना है तो क्या करिएगा आप, इसमें अगर आप 10 से गुना और भाग करते हैं तो कोई फर्क ये रहा। इसमें अगर आप 10 से गुना 10 से भागा, और मान लीजिए अभी इतना ही है, इसे हटाइए तो क्या होगा 17.5 गुने 10 की पावर, ये 10.2 है। 100 को हम 10.2 लिख सकते हैं, यह 10 गुना मतलब 3। आपका ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर उतना जूल। और एक और चीज इसमें था, तो ये किसमें है? ग्राम में है, ग्राम पर जूल, ग्राम जूल में है। तो आपको किलो केजी जूल में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा इसमें। तो कर दीजिए आप 17.5 गुने 10 पावर 3 गुने 10 की पावर 3, यह केजी जूल हुआ। तो फाइनली क्या होगा 17.5 गुने 10 की पावर जुटा है ना गुना में, तो ये हो जाएगा 6 केजी जूल, आपका आंसर। ठीक है, इस कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है यह आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे और निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया है? ए तथा बी गैस का अनुभाग क्रमशः 2 तथा 32 है। तो गैस ए का 100 ग्राम। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले आपको दे क्या रहा है, दे दिया आपका 2 को गैस। तो पहले आप
एक है ग्राहम के विसरण नियम अनुसार, विसरण के नियम अनुसार, के नियम अनुसार। ये बोलता क्या है, पहले आप लिख लीजिए दौड़ बराबर क्या होता है, दौड़ बराबर होता है आयतन को v से बटा समय t से, ठीक है। तो आपको दो गैस है, तो इसका मतलब क्या होगा, गैस ए का दौड़ बटा गैस बी का दौड़ इक्वल टू आर के वैल्यू इस रूप में लिखिएगा, तो गैस ए का आयतन बटा गैस ए का समय, और फिर इसके नीचे लिखिएगा आप अगर, तो यह पलट जाएगा ना, जब इसको लिखिएगा वॉल्यूम बी आयतन बटा टी बी, तो यह पलट जाएगा, तो गुना के रूप में होगा, तो मैं गुना के रूप में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा नीचे वी बी इक्वल टू टी बी। अब यहाँ से ये जो आपको दे रखा है ये तो इसके बराबर हुआ, अब आपको मूल ऑफ बी इक्वल टू मूल ऑफ ए होता है, ठीक है। गैस बी का अनुभार बटा गैस ए का अनुभार, तो आपको यहाँ से इतना वैल्यू आपको पता है, ये पता है, ये आपको निकालना है, ये आपको दे दिया है ना। गैस बी का अनुभार कितना है 32, और गैस ए का अनुभार 2 दिया ना, 2 गैस। और तो इसमें से आप यहाँ से कर सकते हैं आप 32, एक प्रॉपर तरीके से कर दे रहा हूँ, ये का मान कितना दिया है 100 दिया है, आपका टी ए इक्वल टू टी बी होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सेम समय हो रहा है ना, कि अगर जितना समय लेता है ए जितना समय लेगा गैस ए उतना ही गैस बी का समय, तो समय दोनों बराबर हो जाएंगे, आपको वी बी ज्ञात करना है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा, तब कीजिए वी ए का मान 100, टी ए को टी ए रखिए, इसी को एक रूप में कर दीजिए, टी ए बराबर टी बी है तो इसको इस रूप में, वी बी नहीं पता है, मोल ऑफ बी गैस बी का मोल हो गया 32 और गैस ए का 2, तो हो जाएगा 16, रूप में है, यह कितना हुआ, ये कट जाएगा, बचा कितना 100 बटा वी बी इक्वल टू रूट 16 है, तो कितना हो जाएगा 4, जब 4 हो गया तो क्या होगा 100 वी बी इक्वल टू 4, तब वी गैस बी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 4, ये और घटा में जाएगा या गुना में, कितना हो जाएगा 25, तो 25 आपका आंसर हो गया, हुआ ना, तो आपका आंसर हो गया 25 मिली, मिली में आएगा आंसर 25 मिली, गैस बी का आयतन उतना निकलेगा, उतना ही सेम समय जितना इसको 100 में निकलने में लग रहा है 100 मिली, उतना इसको 25 मिली निकलेगा गैस बी का। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आंसर। चलिए क्या नाम है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी ज्ञात करना है। तो मतलब आवर्त सारणी में परमाणु 17 वाला मतलब क्लोरीन किस आवर्त में और किस वर्ग में आता है क्लोरीन, तो आपको पता है कि यहाँ का आवर्त 7 गो होता है, इस तरह से होता है ना 7 गो, 1 2 3 4, अब इधर से आपको एक यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है एक, फिर इस रूप में रहता है, यहाँ पर हीलियम हो जाता है, यहाँ एक परमाणु और यहाँ से तीसरा, और ब्रोमीन का कितना होता है, और 7वां ग्रुप आपको लेना होता है 7 ग्रुप, तो यह आवर्त नंबर 3 क्या होता है ब्रोमीन क्लोरीन, वैसे बनता है ना आपका जो 17 हाइड्रोजन ग्रुप है, क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप में ही ना है, तो क्लोरीन का आपको हाइड्रोजन ग्रुप में आता है, तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आवर्त नंबर 3 के वर्ग नंबर 7 ए में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए पीरियडिक टेबल आप देख लीजिएगा कौन सा एलिमेंट किस आवर्त में है, किस समूह में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दे रहा है कि CuHCu CO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम क्या है, आप इसको नाम आपको बताना है इसका, ठीक है, यही है, इसका नाम बताना है, यह कॉपर का अयस्क है, तो इसका नाम है ऑप्शन बी देख लीजिए, मेलेकाइट, ठीक है, यह मेलेकाइट है, कॉपर का अयस्क है, मेलेकाइट, इसी का नाम है मेलेकाइट, कॉपर का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैल्गन का व्यावसायिक नाम है, और कैल्गन का व्यावसायिक नाम क्या है, इसे व्यापार में खरीद किया जाता है तो उसका नाम दिया जाता है उस रूप में, तो उसका क्या नाम है, तो व्यावसायिक नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिए, है आपका सोडियम, क्या है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। आपको उसका फार्मूला लिखना है तो होता है Na3PO3 के 6, ये है आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सूत्र, इसका ध्यान से लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहिए, अगर पूछ देगा इसका फार्मूला तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CO2 में प्रोटीन की संख्या,
सॉरी प्रोटॉन की संख्या, CO2 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो देखिए निकालना है तो इसका CO2 में प्रोटॉन की संख्या, हालांकि आप आसानी से कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ। प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, कार्बन की संख्या, कार्बन में प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन में प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन होता है कितना होता है, कार्बन पे 6, एटॉमिक नंबर 6 भी होता है तो 6 होगा। ऑक्सीजन पे O2 लीजिए एक में होता है 8 गो, तो होगा दो है तो 2 गो, तो कितना होगा 6 प्लस 8 9 16 22 प्रोटॉन होगा टोटल। तो CO2 प्रोटॉन की संख्या 22 गो होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर किधर गया, 22, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग क्रिया करके CO2 प्लस H2 बनाते हैं। देखिए जैसे कि कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो यहाँ पर C की संयोजकता क्या होता है, संयोजकता 4 होता है प्लस में। फिर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगा, संयोजकता +1। तो जब कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा CH4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए CH4 किस में है, CH4 ऑप्शन नंबर ए 29 का ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट, संयोजकता क्या होता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है इलेक्ट्रॉन वही उस इलेक्ट्रॉन का वो तत्व का संयोजकता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 में, जैसे कि टोटल क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका एमओ क्या है, तो एमओ क्या है, तो एमओ है एक वर्धक है, क्या है, वर्धक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। एमओ पूछ रहा है, उस जो रिएक्शन दिया है उसमें का एमओ क्या है, वर्धक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के साथ क्रिया कराने पर NTPC में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन होगा। देखिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को आप किससे रिएक्शन करा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है इसका 2 को लीजिएगा, तो ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो इसको रिएक्शन कराइएगा तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गया। तो आपको पूछ रहा है कि रिएक्शन करने को जो बना रहा है तो इसमें CO2 का कितना मात्रा बन रहा है, यही आपको बताना है। तो पहले CO2 का अनुभार क्या होगा, CO2 का अनुभार याद कर लीजिए क्या होगा, 6 प्लस सॉरी ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका सूर्य होता है, सूर्य एटॉमिक भार, कार्बन का एटॉमिक भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का सूर्य 2 है तो 32 हो जाएगा, कितना होगा, तो सूर्य प्लस 32 = 44 अणु। ठीक है, 44 अणु हो जाएगा इसका भार, अनुभार या अनुभार कर लीजिएगा। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि 1 ग्राम अणु में, हम जानते हैं 1 ग्राम अणु मतलब 44, क्या 1 ग्राम अणु मतलब वहां पर 44 अणु होगा, अर्थात 44 ग्राम CO2 मतलब 1 ग्राम CO2 का अनुभार, क्या CO2 का NTPC पर आयतन = 22.4 होता है, कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर उतना लीटर है 1 ग्राम पर। तो आपको 100 ग्राम CO2 में 100 ग्राम, यहाँ से वो क्लियर हो गया। अब 100 ग्राम CaCO3 में CO2 का आयतन वही NTPC पर आयतन कितना होगा 22.4 गुने 100 गुने NTPC पर आपका 22 पॉइंट कितना ही होगा, कितना ग्राम लीटर होगा। तो आपको निकालना क्या है, ये 100 ग्राम CaCO3 में CO2 का आयतन है, हमको तो निकालना है 10 ग्राम को, तो 10 ग्राम CaCO3 में CO2 का NTPC पर आयतन बराबर 22.4 गुने 100/10 होगा ना। अब यह ग्राम में है, ये जो दिया है आपका वैल्यू लीटर में है, तो उसको आप लीटर में है तो इसको आपको चेंज करना होगा ग्राम में। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यह पॉइंट है, तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आएगा 10 आ जाएगा, मतलब 100 कट जाएगा, और 1000 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 240 2240 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000 से ही 100 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 ग्राम 1 लीटर को आपको देखना है। 1 मिनट, एक गलती हुआ है।
देखिए ध्यान से 100 में नीचा जाएगा इसके 22.4 गुने 10 इस रूप में जाएगा, क्योंकि देखिए 100 ग्राम बराबर इतना लीटर हो रहा है CO2 में, तो 10 ग्राम में कितना होगा, तो ये आपको बाटा में जाएगा। जैसे कि आप नहीं जानते हैं कि 2 कलम मान लीजिए कि 5 कलम का मूल्य आप मान लीजिए 25, तो 2 कलम को निकालने के लिए क्या कर दिए 25 बाटा पहले 5 से करिएगा और तब गुना 2 से। ठीक उसी तरह 100 ग्राम में इतना है लीटर, तो 10 ग्राम के लिए पहले 22.4 बटा 100 गुने 10 होगा। अब इसके अनुसार क्योंकि यहाँ ये जो है लीटर में है और 10 यह ग्राम में है, तो इसी एक में करना पड़ेगा, तो इसको हम ग्राम में करने के लिए ऑप्शन ग्राम में ही है 1000 से गुना करना पड़ेगा होगा। अब यह 10 से अगर इसमें गुना करेगा तो पॉइंट हट जाएगा, इसमें का 2 जीरो हट जाएगा, तो कितना बचा 224 गुने 10 मतलब 2240 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किधर गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इतना घन सेमी, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अम्लराज है। अब अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। तो अम्लराज का फॉर्मूला होता है NH3 सॉरी HNO3 प्लस 3HCl। अब इस तरह का ऑप्शन में कौन सा है आपको ध्यान में होना चाहिए फॉर्मूला। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला HNO3, फॉर्मूला इस तरह से होता है। ऑप्शन में आप पढ़िएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सांद्र के रूप में होगा। ठीक है, क्या होगा सांद्र होगा। तो सांद्र ऑप्शन नंबर 3 जो है HCl को मतलब इसका अनुपात 1:3 है, तो इसमें थोड़ा सा उलट कर लिख दिया है। तो लिखा क्या है ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, तो दिया है सांद्र HCl और सांद्र HCl और HNO3 का 3:1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अम्लराज का यह फॉर्मूला होता है। अब यह उलट कर लिखा यार कैसे, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। और फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा इसका क्या होता है, वो भी पूछ देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा निम्नलिखित में से इसका फॉर्मूला कौन सा है। देखिए 33 नंबर क्या है, यदि 540 केल्विन पर 2 मोल आर्द्र गैस का आयतन 44.8 लीटर हो तो उसका दाब होगा, उसका दाब क्या होगा। तो आपको पता होगा कि V इक्वल टू nRT, ये पता होगा आपको। तो P इक्वल टू क्या होगा nRT बटा P। देखिए वैल्यू क्या क्या दिया है आपको, V का मान निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, दाब आपको सॉरी प्रेशर निकालना है, तो चल जाएगा यहाँ पर बनेगा ना। तो देखिए क्या क्या आपको दे दिया है, V दे दिया है, आयतन कितना दिया है 44.8 लीटर। इसके बाद R का मान क्या दिया है, सवाल देख लें आपका R का मान 0.082 डिग्री पर केल्विन। ठीक है, डिग्री पर केल्विन। n का मान दिया है 2, ध्यान रखते हो क्योंकि 2 मोल है, तो 2 मोल n का मान हो गया आपका। अब T दे दिया है 540 केल्विन, मान पुट कर दीजिए आपका आंसर। तो मान पुट कर लीजिए T बराबर, देखिए n का मान 2 आया है, R का 0.80 गुने T का मान 540 बटा V का मान इतना 8 लीटर। ठीक है, अब आपको हल करिएगा, आप काट छाट के आपका इसको पॉइंट हटाइएगा तो कितना होगा, नीचे खा जाएगा, यह पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, 0 0 से 0 1 0 से 0। इसी तरह से आप काट छाट करिएगा, 2 ये टर्म आएगा। ठीक है, लगभग में आएगा। ठीक है, इसको आप अगर काटते हैं तो कितना हो गया 2 2 4, ये हो गया 41, ये हो गया 100 इतना। अभी हो जाएगा आपका 56, ये हो गया 27, गुना करिएगा तो 1100 समथिंग आएगा। अब यह कितना होगा, ये आपका 56 हुआ, अब नीचे 10 है ना, तो कितना हुआ, ये 10 में ये 56 गुना करिएगा तो 560 आएगा। अब वो 1100 कितना 1160 आएगा, तो लगभग मैंने 1.89 इस तरह से आएगा। तो इसमें फाइनली 2 ले सकते हैं, 2 ATM, क्या 2 ATM। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर तो लगभग में ही आंसर आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए पहले कि भी इक्वल टू nRT होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हर चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, कमेंट करिएगा, तो हर चैप्टर का भी बहुत टाइम है, संभव है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मुझे और आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए 34 नंबर क्या है, दिया है कि जब फिनॉल को सांद्र गंधक के अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करती है तो क्या बनता है, क्या बनता है, ये आपको डायरेक्ट आंसर ही करना पड़ेगा। तो बनेगा आपको बनेगा पिक्रिक अम्ल बनता है, क्या पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 35 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क कौन सा है इसमें का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वो है, उसका फॉर्मूला होता है mg/H के ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। आइए 36 नंबर देखते हैं। तो 36 नंबर क्या है, बोला कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किया जाता है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है डालडा घी ये सब बनाने में। चलिए 37 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन का। क्या, ऑप्शन नंबर एसिटिलीन का, किसमें है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए। 37 का ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप कृत्रिम रूप से पका रहे हैं अपने हाथ से तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब पेड़ पर ही पक जाता है तो वह किसके कारण पकता है, तो इथिलीन के कारण। किसके कारण, इथिलीन के कारण। यह एसिटिलीन, यह है इथिलीन। तो इथिलीन के कारण पेड़ पर पक जाता है पेड़, लेकिन एसिटिलीन के कारण आपको, जिसे आप देहाती भाषा में कार्बाइड बोलते हैं, कार्बाइड के रूप में पकता है। इसमें क्या होता है, जब फल रख दिया जाता है उसके पास में रख दिया जाता है एसिटिलीन, और उसमें पानी डाल दीजिएगा तो रिएक्शन करके वो कार्बाइड बन जाता है। कार्बाइड बनने से काफी ज्यादा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए वो पक जाता है। तो 37 का ए हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्या सवाल है, दिया है कि मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा किया जाता है, तो वो किया जाता है टेरिलीन। क्या, टेरिलीन का, इसमें है ऑप्शन नंबर टेरिलीन डी, डी आपका आंसर हो जाएगा। टेरिलीन का प्रयोग किया जाता है, टेरिलीन का। सर ये क्वेश्चन 38 नंबर पढ़ना था, 39 नंबर पढ़ दिया। 38 नंबर क्या है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो पढ़ दिया, मुख्य शोधा तथा तब हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 39 नंबर में उसका आंसर तो बता दिए। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, तब पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक है। जो पैराशूट बना जाता है आसमान में से, जो जहाज में से लोग कूदते हैं तो पैराशूट पहनते हैं ना, तब उसको बनाने के लिए टेरिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेरिलीन का। ठीक है, टेरिलीन का इस्तेमाल किया जाता है पैराशूट बनाने में। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर। तो क्या दिया है, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब 4 ऑप्शन है, इस कौन में हाइड्रोजन नहीं है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका टेट्रासाइनोएथिलीन। देखिए एथिलीन आ रहा है ना, तो यह है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेट्रासाइनोएथिलीन। इसमें आपका हाइड्रोजन नहीं आता है। तो ये रहा क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको फायदा होगा। और थोड़ा ज्यादा व्यूअर लाइए, मुझे भी आनंद आएगा पढ़ाने में। ये केमिस्ट्री है और फिजिक्स तुरंत होगा, बायो और इंग्लिश हिंदी समझ नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। बायो तुरंत हम करा दूंगा अगले दिन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।